अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नई रोशनी और ख़ूबसूरत सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबाज सरफस उम्मीद के साथ हमेशा की तरह कि जनाब आप सब जहाँ कहीं भी होंगे हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी ज़रूर गुजार रहे होंगे। और जनाब अगर आप पर कोई गम या फिर मुसीबत भी आई हुई है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ़ खुशियों का ही नाम नहीं होता है। इंसान जब जब छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को वाबस्ता कर लेता है ना, तो उसके लिए खुशियों के दरवाज़े खुलने लग जाते हैं। और वो छोटी छोटी चीज़ें क्या हो सकती हैं जिनसे हम भी खुश रहें और हमारे आसपास के लोग भी, और उनके करने से हमें इत्मीनान भी नसीब हो। वैसे तो ये छोटी मोटी खुशियाँ बहुत सारी हो सकती हैं। कह लें कि मेरी कुछ और हो सकती है, तरजीहात में आपकी कुछ और हो सकती हैं, मगर मैं आप सबको मौके की ज़रूरत के मुताबिक कहूँगी कि आप अपनी उन छोटी छोटी या हम सब अपनी उन छोटी छोटी खुशियों को सफाई सुथराई और ख़ास तौर पर माहौल को बेहतर बनाने से वाबस्ता कर लें। आप लोग ख़ुद देखें कि अभी अक्टूबर का दूसरा हफ़्ता शुरू हुआ है और लाहौर दुनिया का मुसलसल आलूदा तरीन शहर करार दिया जा रहा है, जहां हमारे माहौल और हमारे गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखने की ज़िम्मेदारी हमारी हुकूमत की है। इसी तरह से हम पर भी बहुत ज़्यादा ये ज़िम्मेदारी आती है। हम लोग अगर गलियों में कूड़ा फेंकना शुरू कर दें तो ये कितनी ही बड़ी कह लें कि तब्दीली हो सकती है। सोचिए कि अगर सब लोग पार्क्स में ज़िम्मेदारी के साथ आए जाएं, वहाँ पर जाके अपना एक अच्छा सा वक्त स्पेंड करें, नेचर के साथ वक्त स्पेंड करें और वहाँ पर गंदगी फैलाने से बाज रहें, तो ना सिर्फ हमारी हुकूमत का सरमाया बचेगा बल्कि हमारा अपना माहौल भी साफ़ सुथरा रहेगा। हमें क्या चाहिए? हमें बस ये चाहिए कि हम लोग जो बेजा अपनी ज़ाती गाड़ियों में घूमते हैं उनको बंद करें, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। आई नो इट्स अ फैक्ट कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह की हमें नहीं मैसर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही है एटलीस्ट हम सब उसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। तो जो भी फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं जनाब कि ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा होता जा रहा है, उसके ऊपर जहाँ पर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा अपना हाथ खींच सकते हैं और आपके वो अमल करने से फ़ज़ाई आलूदगी में कहीं ना कहीं अगर इजाफ़ा हो रहा है तो आप उसको करना बंद कर दें, उससे इज्तनाब करें ताकि आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें। तो ये आज का पैगाम था। अभी हमने प्रोग्राम में आगे बढ़ना है, हमने बात करनी है खेल के मैदान से। तो साफ वुमेंस चैम्पियनशिप 2024 नेपाल फ़ुटबॉल दुनिया का मकबूल तरीन खेल है, जो कि ना सिर्फ मर्दों के लिए बल्कि ख़वातीन में भी यकसा मकबूल है। और दुनिया भर के वुमेंस फ़ुटबॉल टीम्स तमाम बड़े मुकाबलों में हिस्सा लेती हुई नज़र आती हैं, और जिसकी मौजूदा मिसाल पाकिस्तान में भी है। अगले हफ्ते से शुरू होने वाली साफ वुमेंस चैम्पियनशिप 2024 में हमारी पाकिस्तानी टीम भी शिरकत करेगी, जो कि मेरे लिए तो बड़ी एक्साइटेड न्यूज़ है। और मैं फ़ुटबॉल में जो पाकिस्तान और भारत का मुकाबला है ना, उसकी शदीद मुंतज़िर हूँ, क्योंकि कौमी वुमेंस टीम 12 अक्टूबर को इस्लामाबाद से वो नेपाल रवाना होगी और उनका पहला मैच रिवायती हरीफ भारत से ही खेला जाएगा, तो जिसके लिए इस्लामाबाद में मुसलसल ट्रेनिंग्स की जा रही हैं। तो क्या सूरत हाल है वहाँ पर, कितनी हमारी जो वुमेंस टीम है ख़ास तौर पर कितनी एनर्जेटिक है, कितनी मोटिवेटेड है इस चैम्पियनशिप के लिए और अपने पहले मुकाबले के लिए जो कि हमारे रिवायती हरीफ भारत के साथ है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ अनुषा उस्मान मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह की ट्रेनिंग्स चल रही हैं उनकी। अनुषा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अनुषा, सबसे पहले तो बताइए ट्रेनिंग कैसी चल रही है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद आप लोगों ने रवाना होना है नेपाल के लिए, तो इस्लामाबाद में कैसी ट्रेनिंग चल रही है? ऑनेस्टली ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने किसको फेस करना है, तो हम लोग प्रॉपर रेडी हैं इस मुकाबले के लिए। अच्छा, तो दिन रात जो है ना वो जी जान लगा के ट्रेनिंग की जा रही है।
क्योंकि पहला मुकाबला ही हमारा जो है वो इंडिया के साथ है। तो अनुषे अनुषे आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, लेकिन मुझे आपकी आवाज अब अटक कर आ रही है, लाइक यू आर लैकिंग। अच्छा, वेट। मुझे ये बताइए कि जिस तरह मैं बात किया है कि हमारा जो फर्स्ट मैच है वो इंडिया के साथ है, इंडियन टीम के साथ है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर है आप लोगों के ऊपर? बिल्कुल नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। इंडिया हमारे राइवल्स हैं, ये बात सबको पता है कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, नो हाउ इंटेंस एंड हाउ टफ इट गेट्स एंड वी आर टोटली रेडी फॉर इट। और हम लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको ग्राउंड में जरूर नजर आएगा कि हम लोग जितनी मेहनत की है, it is going to pay off and India is going to get the इंशाल्लाह toughest वी आर time लुकिंग ever। फॉरवर्ड के हमें ये सारा नज़र आए और आप लोग जो है वो शिकस्त दें, ख़ास तौर पर इंडियन टीम को। जिस तरह आप मोटिवेटेड है, जिस तरह आपका जज्बा है, उसे हमें अंदाज़ा भी हो रहा है। तो मुझे बताइए, क्या हमारी टीम को मुनासिब फैसिलिटीज़ या सहूलियात जो है वो मिल रही हैं, फराहम की गई हैं? जी, हमारी टीम को अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्या कहते हैं फैसिलिटीज और ये सारी इक्विपमेंट एंड ऑल वगैरह, दे आर मेकिंग श्योर कि दे प्रोवाइड, सो वी आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, ताकि अब हमें साफ चैंपियनशिप में compete करना है एंड वी आर गोइंग टू विन इट इंशाल्लाह। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी थैंकफुल फॉर इट। चलें, दैट्स गुड। तो मुझे बताइए कि जब आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों का भी ख्याल रख रहे हैं, तो जो कोचेज़ हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो मुसलसल किस चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रहे हैं? क्या चीज़ बार बार उनकी तरफ से आप लोगों को सिखाई जा रही है? ऑनेस्टली एवरी डे हम लोग कोई नई नई चीज सीखते हैं और हर एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, और हर एक चीज पे, ताकि हमें पता हो कि हमने वहां जाके कैसे खेलना है, हमारा स्टाइल ऑफ प्लेइंग एंड ऑल वगैरह हमें रोज प्रिपेयर किया जाता है। अनुषे, माशाल्लाह आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मोटिवेटेड आप लग रही है। तो आप वैसे ही मोटिवेटेड और इसी तरह एनर्जेटिक होती हैं आम दिनों में भी और आम टाइम पर भी, या आज आपके कोच ने कुछ एक्स्ट्रा आपको कहा है कि जी आपने एनर्जेटिक रहना है, मोटिवेटेड रहना है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग हमेशा ही बहुत मोटिवेटेड हैं। फुटबॉल में आई वुड से और कैंप्स में मोटिवेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट्स द थिंग आई एक्चुअली फुटबॉल ही, कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यू हैव टू वेक अप एवरी सिंगल डे एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड इट्स लाइक इट्स यू अगेंस्ट यू। आपका जो बैटल है वो आपके अगेंस्ट ही है, यस्टरडेज अनुषे वर्सेस टुडेज अनुषे। तो मुझे उस कल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है आज। तो यही चीज दिमाग में रखते हुए आगे इंसान बढ़ता रहता है और वो मोटिवेशन खुद ही डेवलप होती रहती है। और लाइक इट्स द लव फॉर द गेम एंड द पैशन एज वेल एंड वी नो व्हाट वी आर अप अगेंस्ट। तो हाँ, इतना मोटिवेशन बनता है, ये बहुत जरूरी। दैट्स गुड। ये कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी होता है, आप किसी भी मैदान में जा रहे होते हैं, तो दैट्स रियली गुड। अच्छा अनुषा, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि इस टूर्नामेंट में ख़ास तौर पर किन किन टीम्स के साथ आपका जो है वो मैच होने जाएगा, और दूसरा कि क्या लगता है कौन सी टीम के ऊपर ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना चाहिए कि वो हमें थोड़ा सा टफ टाइम दे सकती है, ख़ास तौर पर ये वाली टूर्नामेंट में? ऑनेस्टली अभी तो हमारे 2 मैचेस स्केड्यूल्ड हैं, 17th एंड 20th, इंडिया और आई थिंक कि बांग्लादेश थोड़ा हमें टफ टाइम देगी, लेकिन भी प्रिपेयर्ड हैं, टोटली हमारी तैयारी तो है। और उसके बाद मेक इट थ्रू व्हिच वी विल इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद हमारा जो दूसरे पूल की टीम है उसके अंदर जो विनर्स होंगे उनके अगेंस्ट मैच होगा। तो ये तो आपने कह दिया कि 2 जो है ना स्केजुअल हैं आप लोगों के मैच, एक बांग्लादेश के साथ, एक इंडिया के साथ। तो दूसरा मुझे बताइए, जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से किस तरह की कह लें कि मोटिवेशन मिलती है और सपोर्ट मिलती है?
ऑनेस्टली हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, वो बहुत खुश हैं ऑनेस्टली बिकॉज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इज अ ट्रिब्यूट टू आवर नेशन एज वेल। तो वो भी बहुत खुश हैं और वो भी, उनको भी बहुत इंतज़ार है और वो भी बहुत दुआएं कर रहे हैं हमारे लिए कि हम लोग ये जाएं और जीत कर आएं। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं और हम्म। बहुत लाइक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं हर जगह से। तो आई थिंक वी आर गोइंग टू फ्लरिश इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा मुझे अनुषा बताइए कि अगर बहुत सी अभी गर्ल्स अगर आपको देख रही हैं, यंग गर्ल्स देख रही हैं और वो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्वालिटीज़, क्या ऐसे स्किल्स जो है ना वो आपके अंदर होने चाहिए तो आप इस स्पोर्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं? Honestly, for all the women out there who want to become a footballer हम्म। or like pursue any sports they're interested and passionate about, I would say go for it. ओके। आपको जरूर करना है। आप करके नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि आप स्टैंड कहाँ करते हो। और हम्म। जितनी मेहनत कर, if you have a dream you have to protect it no matter what happens। और in order to achieve it ना, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी भी चाहिए। ऑनेस्टली हाँ। कैंप में आके बहुत चीजें लर्न की हैं, बट 3 major things I learned: discipline, gratitude and patience। और हम्म। इतना आपका fit होना चाहिए, जैसे जो गेम होती है वो मैदान में जाकर पहले से नहीं, मतलब मैदान में जाके तो जीती जाती है, लेकिन पहले घर में जीती बेशक। जाती है। ठीक है अनुषे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हैं, हमारी दुआएं हैं आप लोगों के साथ, पूरी टीम के साथ कि आप इसी तरह फ्लरिश करके आएँ और ये टूर्नामेंट, ये चैम्पियनशिप जीत के आएँ। और फिर हम आपको मुबारकबाद देंगे, फिर आपसे बात करेंगे, आपके मोराल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अनुषे उस्मान हमारे साथ मौजूद थी, कौमी फुटबॉलर प्लेयर है जिनसे हम बात कर रहे थे। साफ वुमेंस चैम्पियनशिप 2024 नेपाल में खेली जा रही है, जो कि 12 अक्टूबर को हमारी जो कौमी टीम है वो इस्लामाबाद से रवाना होगी नेपाल के लिए। और पहला जो हमारा टाकरा है वो भारत के साथ होने जा रहा है। हमारी प्लेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, मोराल उनका हाई है और हमारी बेस्ट विशेस, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। आप लोगों ने भी उन्हें सपोर्ट करना है, मैच देखेगा और उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अपने सेगमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आज हमने बात करना है ख़ास तौर पर जनाब हमारे पैरों के हवाले से, पाँव के हवाले से। पैर हमारे जिस्म का सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले उज़्व होते हैं, जो कि रोज़ाना सुबह उठने के बाद सोने तक पूरा दिन हमारा जो जिस्मानी वज़न है उसको बर्दाश्त करके हमें चलने, भागने, छलांग लगाने, इवन दो कि खड़े होने में मदद देते हैं। 26 हड्डियाँ और 10 से ज़ायद मसल्स के साथ हमारे पैर और हमारी एड़ियाँ एक टीम के तौर पर काम करते हुए हमें हर तरह की सरगर्मियों का हिस्सा बनने में मदद देते हैं। लेकिन अगर बग़ैर किसी वजह के आपके पाँव सूजने या फिर दर्द कर रहे हैं, ये एड़ियाँ दर्द कर रही हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके मुतालिक बात करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग इसे मोटापे से भी जोड़ते हैं कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी असल वजह कुछ और भी है। क्योंकि बहुत से नौजवान भी इसकी शिकायत करते हैं जो कि बिल्कुल भी मोटे नहीं होते हैं और उनको लगता है कि शायद मुसलसल बंद जूता पहनकर उन्हें ये मसला हो रहा है। तो क्या वजह है एक्चुअली में इसकी कि आपके पैरों में या आपकी एड़ियों में दर्द मुसलसल रहती है? तो इस पर बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खुर्रम शहजाद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक हैं। डॉक्टर खुर्रम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर खुर्रम, पैरों के हवाले से आज हमने बात करनी है, बिकॉज़ जिस समय बात की है कि सुबह हम उठते हैं और बहुत ज़्यादा कह लें कि हमारे जो वर्किंग में हमारे उज़्व होते हैं वो हमारे पैर ही हैं कि हमने चलना फिरना है, हमने कुछ भी करना है अपने पैरों के ज़रिए ही करना है। तो बहुत से बच्चे, बहुत से नौजवान, बहुत से बूढ़े भी लोग पैरों की शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे पैरों में दर्द बहुत होती है। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं इसके? जी, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है पैरों की दर्द का, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे जिस्म का वो हिस्सा जिसमें हमारा पूरे बॉडी का वेट आ रहा होता है और सारा दिन जो हमें लेके चल रहे हैं, सारे हमारे कामों के लेके, हमारे जो काम हमने करने हैं उसके लिए हमारे पैर ही हमें लेके जाते हैं हर जगह पे। जी जी। तो इस पैरों की दर्द की जो जो बहुत बड़ी बड़ी वजूहात हैं, जो हील पेन की, अगर हम हील पेन की बात करें तो पाँव के अंदर एक हमारी हील ऐसी है जहाँ पे हमारा ज़्यादा वेट आता है। ओके।
हील जो हमारा पाँव का पिछला हिस्सा है, हाँ जिसको हम जी। एडी भी बोलते जी। हैं, तो एडी वो जगह है जहाँ पे हमारे बॉडी का पूरा वेट आ रहा होता है, और यही वो बोन है, यही वो जगह है जहाँ पे पेन सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे अभी आपने बात की कि लोग इसको जोड़ते हैं मोटापे के साथ, कि वज़न ज़्यादा है शायद इसलिए पेन हो रही है, तो ये एक बड़ी गलत सी बात है, क्योंकि इसका वेट के साथ ताल्लुक तो है, मगर बड़ा माइनर सा, बड़ा ठीक- छोटा सा ताल्लुक ठीक है। हम अगर बात करें हील पेन की, तो हील पेन की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजह है, वो प्लांटर फेशियाइटिस है। एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है, जो हमारी हील है, हील से लेके हमारे पैरों के उंगलियों टोस तक, टोस तक एक झिल्ली होती है जिसको प्लांटर फेशिया बोलते हैं। इस झिल्ली की सोजिश हो जाने की वजह से इसमें दर्द शुरू हो जाती है। अब सोजिश क्यों और होती है इस उसमें? सोजिश की जो बड़ी वजूहत हैं वो है लॉन्ग स्टैंडिंग, जब ज़्यादा देर अच्छा। के लिए खड़े रहते हैं, जब हील के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट आता है और बड़े लंबे अरसे के लिए आता है। ओके। खास तौर पे हमारी फीमेल्स के अंदर जो घर में कुकिंग करती हैं 2-2 3-3 घंटे, उनका उन्होंने सुबह दोपहर शाम खड़े होना है चूल्हे के आगे, या उन्होंने बर्तन धोने हैं खड़े होके, तो ये प्रॉब्लम फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है। ओके। सेकंड पे एथलीट्स में, वो लोग जो अच्छा। भागते हैं बहुत ज़्यादा, जिन्होंने रनिंग करनी होती है, जॉगिंग करनी होती है, और लॉन्ग स्टैंडिंग ऐसी जितनी भी ऑक्यूपेशंस हैं, जिस तरह के ट्रैफिक पुलिस है, जिस तरह के और भी खड़े होने वाले जितने भी हमारे ये जो रेडी वाले होते हैं, और इस तरह के जो सारा, तो इनके अंदर जब वेट कंटिन्यूसली पड़ता है ओवर यूज़ की वजह से, इस हड्डी और इस हड्डी के इर्द गिर्द मौजूद पट्टों के Muscles, हाँ। ओवर यूज़ की वजह से जब इस पे बार बार प्रेशर पड़ता है, तो इस फेशिया की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इस फेशिया में सोज पड़ जाती है। इस है। कंडीशन को हम बोलते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। इसका ठीक- कुछ हद ठीक तक है। ताल्लुक इसके साथ वेट के साथ है, क्योंकि वेट ज़्यादा होगा तो वो उसके ऊपर वेट ज़्यादा पड़ेगा पड़ेगा और वज़न। उससे वो पेन बढ़ सकती है। ठीक है। अच्छा, इसकी एक और बड़ी वजह यूरिक एसिड का बढ़ना। अच्छा। यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से भी जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो हमारे इन पट्टों में, इन जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोज पड़ जाती है, और यहाँ पे पेन शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी बड़ी वजूहत हैं हमारी हील की पेन की। और आम तौर पे हम यूरिक एसिड को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, यूरिक एसिड को चेक नहीं करवाते, घर में टोटके करी जा रहे होते हैं दर्द के। तो घर में टोटके करने से वो दर्द वक्ती तौर पे तो बैठ जाती है एक दफ़ा, लेकिन इन द लॉन्ग रन जैसे जैसे वो टाइम गुजरता जाता है वो क्रोनिक हो जाती है, और फिर वो मेडिसिन के साथ जल्दी ट्रीट करना उसको मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अभी जिसमें मैंने बात की अपने इंट्रो में कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम बंद जूता पहनते हैं उसकी वजह से भी हमें दर्द होता है, तो वाकई एक जूते का भी क्या इसमें रोल है कि आपका जूता नामुनासिब है, सही नहीं है, और उसका सोल बहुत ज़्यादा हार्ड है, दैट्स वाई आपकी हील्स जो है ना वो पेन कर सकती हैं? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे जो जूतों की बनावट है ये बड़ा अहम रोल प्ले करती है इस चीज़ के अंदर कि हमारे पैरों में पेन होने के चांसेस ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा। ऊंची हील पहनना, अच्छा। बगैर शूज़ के कुछ लोगों को आदत होती है वॉक करने की, चलने की, भागने की, उससे एडी पे हमारा डायरेक्ट प्रेशर आता है। हाँ। या वो लोग जिनके पाँव की बनावट पैदाइशी तौर पे थोड़ी ख़राब होती है, चेंज होती है, जस्ट लाइक फ्लैट फीट। हमने सुना है कि पाँव बिल्कुल फ्लैट होते हैं, या हाई आर्च फीट। बहुत सारी फीमेल्स के पाँव की जो आर्च है वो बहुत ज़्यादा होती है, उस आर्च की वजह से भी जो हील के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है। ठीक है। और ये एक ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर हमारे जो हील है इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आने से, इसका ओवर यूज़ होने की वजह से पेन स्टार्ट हो जाती है। अब शूज़ की जो बनावट है उसके अंदर हमें वो शूज़ इस्तेमाल करने चाहिए जिनके अंदर हल्की सी आर्च हो। आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज आजकल मेडिकेटेड शूज़ बना रही हैं जी, तो उनके जो शूज़ के अंदर आप हल्की सी आर्च फील करेंगे। आर्च वाले शूज़ अगर हम पहनेंगे तो हमारा जो वेट है वो डिवाइड हो जाता है। ओके। वेट डिवाइड होने की वजह से पेन कम होती है, या अगर पेन हो तो सेटल हो जाती है। तो एक बड़ा मेजर ये है वजह, जूता आपका बड़ा जूता आपका जो है ना वो अच्छे वाला हो, ठीक है। हार्ड सोल ना हो, हार्ड सोल की वजह से, और फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट ना हो। ओके, बिल्कुल फ्लैट भी ना हो और बहुत ज्यादा हार्ड सोल बहुत भी नहीं ज़्यादा होना hard sole भी चाहिए। ना हो। ठीक है, मेडिकेटेड जो जूते हैं वो पहन सकते हैं अगर Medicated- किसी को प्रॉब्लम है इस चीज जी की, बिल्कुल, मेडिकेटेड उनके लिए जिनको प्रॉब्लम है। जिनको प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा जो खवातीन खास तौर पर हील्स का इस्तेमाल करती हैं, क्या उनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है बहुत ज़्यादा? जी बिल्कुल, हील के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से फिर वही बात आएगी कि इस हील के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से, ओवर यूज़ की वजह से यहाँ पे सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेन बढ़ जाती है। और तो हील का इस्तेमाल
कम करना चाहिए, ख़ास तौर पे तब जब ये पेन स्टार्ट हो गई है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर खुरम, ये तो चले हो गया बहुत से जिनका हाइट, जिनकी प्रॉब्लम होती है या हाइट छोटी होती है, वो लोग भी बहुत से सोल्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने शूज़ के अंदर रख लेते हैं, वो ख़वातीन हो या फिर मर्द हजरात हो, तो उनकी इस चीज़ों की वजह से भी ये पेन जो है एग्रीवेट कर सकती है, ट्रिगर कर सकती है। बिल्कुल, अगर आपके फुट में कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, अभी हमने मोस्ट कॉमन कॉजेज डिस्कस किए हैं, अब हम अगर आते हैं इन कॉजेज की तरफ जो कि लेस कॉमन है, कि किसी को पैदाइशी तौर पे कोई मसला है हाइट के हवाले से या पैरों की बनावट के हवाले से या टांगें टेढ़ी हैं, तो इन सूरतों में भी जब हील के ऊपर प्रेशर आएगा तो पेन होगी। अच्छा। अब अगर शूज़ के अंदर मुख्तलिफ सिलिकॉन हील पैड्स यूज़ किए जाते हैं, जिन लोगों के फ्लैट फीट हैं उनको वो हम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल आर्च सपोर्ट देते हैं। अच्छा। तो वो स्पोर्ट्स की वजह से ये पेन बेहतर होती है, ना कि ख़राब होने से। बल्कि अगर हम ये देखें, अभी हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ये इसके ट्रीटमेंट का हिस्सा है कि हम सोल्स के अंदर, शूज़ के अंदर हम पैड्स रखते हैं, जिसको हम सिलिकॉन हील पैड्स बोलते हैं। उसकी वजह से वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। ओके। ये जो मेडिकेटेड शूज़ भी आप देखेंगे तो उनके अंदर भी कंपनीज ने शॉक एब्जॉर्बर लगाए होते हैं, आप दबा के देखेंगे आपको नरम नरम फील होगा। हाँ जी। तो इसी तरह ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं जो हील के ऊपर शॉक को कम करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पेन कम हो जाती है। अच्छा, जो लोग ऑफिसेज में काम कर रहे होते हैं उनके तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, तो उन्होंने बंद शूज़ पहनने ही पहने हैं, वो जॉगर्स पहने हैं, वो दूसरे बूट्स पहने उन्होंने पहनने हैं, तो वो भी कहते हैं कि जी हम ज़्यादा पहने तो हमें दर्द होना शुरू हो जाती है, चले एक दिन नहीं होगी, या आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू कह लें कि डेज हो सकती है, तो उनके लिए क्या रेमेडीज़ हैं फिर? देखिए, जो बंद शूज़ पहन के जब हम ज़्यादा चलते हैं, मतलब भागते हैं, ये ज़्यादा कॉमन उन लोगों में है। हमारे शूज़ की जो बनावट है वो अच्छी होनी चाहिए, हमें टाइट शूज़ नहीं पहनने चाहिए। अच्छा। टाइट शूज़ पहनने से भी प्रेशर पड़ता है चारों तरफ पाँव के, उससे भी पैरों में सोजिश होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, हमारे जो यूरिक एसिड, हमने शुरू में बात की थी, यूरिक एसिड एक ऐसी डिजीज़ है, ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारे हड्डियों में, हमारे जोड़ों में, हमारे पट्ठों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, और वो बड़ा स्लो प्रोसेस है। आहिस्ता आहिस्ता जमा होते रहते हैं और अल्टीमेटली उस स्टेज पे आ जाते हैं कि वो दे कॉज पेन। अब जब उनकी पेन स्टार्ट हो जाती है तो शुरू में तो हम उसको जनरल पेन ले रहे होते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं नहीं यूरिक एसिड का, तो यूरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता हमारे जोड़ों को ख़राब करना शुरू कर देता है। अच्छा। अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते तो हमारी कॉमन प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका यूरिक एसिड हम चेक करवाते हैं तो बड़ा होता है। तो क्या है इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है अगर ये प्रॉब्लम आपको आ जाता है तो? अगर आपको ख़ास तौर पे सुबह आप सो के उठते हैं और सो के उठते शुरू के चंद कदमों में आपको पेन ज़्यादा होती है, हाँ। या आप लॉन्ग स्टैंड, आप सिटिंग आवर्स हैं, आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं 3-4 घंटे 5 घंटे एक जगह पे बैठे रहे हैं, उसके बाद उठ के चलना शुरू करते हैं, पेन स्टार्ट होती है। हाँ। तो ये खतरे की घंटी है। ओके। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यू शुड गो टू द डॉक्टर और चेक या यूरिक एसिड, अपना यूरिक एसिड चेक करवाएं और इसको सीरियसली, इस पेन को सीरियसली लें, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं एज अर्ली एज पॉसिबल। अदरवाइज जितना क्रोनिक होता जाएगा इसका ट्रीटमेंट उतना ही मुश्किल होता जाएगा। अगर हम इसके ट्रीटमेंट में बात करते हैं तो इसके ट्रीटमेंट की रेमेडीज़ हैं, हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इसके ट्रीटमेंट को डिवाइड करते हैं। शुरू में तो अगर हल्की फुल्की पेन है या स्टार्ट है तो ये सिंपल रेस्ट करने से, शूज़ चेंज करने से, जो हमारी पेन किलर टैबलेट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं, एनसेट्स, वो खाने से ये पेन बेहतर हो जाती है। घर में अक्सर बर्फ़ का टकोर भी बड़ा इसके लिए फ़ायदेमंद सूदमंद साबित होता है कि बर्फ़ का टकोर करने से ये सोजिश कम हो जाती है इसके अंदर से। तो ये स्टेज 1 का ट्रीटमेंट है। अगर हम इससे आगे चलते हैं, क्रोनिक हो गई है डिजीज़, फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे, तो हमारे पास इंजेक्टेबल्स आते हैं। इसमें आपने देखा होगा, सुना होगा, लोग इंजेक्शन लगवाते हैं हील्स के अंदर। इसमें पहले हमारे पास स्टेरॉयड इंजेक्शंस काफ़ी लंबा अर्सा हम यूज़ करते रहे हैं। अब आजकल नई थेरेपी है जिसको हम PRP बोलते हैं। हाँ, ये भी सारी प्रॉब्लम्स की कह लें कि हल की तरफ हम कर सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे पाँव सूज जाते हैं, सूजन हो जाती है, हालांकि कोई पेन नहीं है आजकल या एज सच या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पाँव सूज जाते हैं, तो ये किस बीमारी की अलामत हो सकती है? अच्छा, पैरों में जो सोजन है एज अ होल, हाँ, अगर दोनों पैरों में एक पेशेंट हमारे पास आ रहा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है सारा, ये मोस्टली एक पाँव में होता है।
अगर दूसरे पाँव में भी साथ होगा तो हमारे ज़हन में और भी खतरे की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। अगर ये चीज़ दोनों पाँव में आ रही है, या तो डिजीज़ बड़ी एडवांस कर गई है, ओके, यूरिक एसिड को लेके, प्लांटर फेशियाटिस को लेके, या इसका ताल्लुक कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम के साथ है। पैरों के अंदर सोजिश, आपने बात की, अगर दर्द नहीं है और पैरों में सोजिश हो रही है, तो इसकी 3 मेन कॉजेज़ हैं। इसकी 3 कॉजेज़ हैं हमारे दिल के साथ, अच्छा, हमारे जिगर के साथ और हमारे गुर्दों के साथ। ये 3 ऐसे ऑर्गन्स हैं, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे पैरों में सोजन हो जाएगी, जो कि पेन लेस होती है, वेरी अलार्मिंग, वेरी डेंजरस। और इसके लिए फौरी तौर पे कोई टोटका नहीं करना, घर में कुछ नहीं करना, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। वो चेक करेंगे कि आपकी स्वेलिंग है, दैट इज बिकॉज ऑफ हार्ट, दिल की वजह से हो रही है, आपके लीवर की वजह से हो रही है, या गुर्दों की वजह से हो रही है, तो ये खतरनाक चीज़ है। ओके, कि अगर आपकी पेन नहीं है और खाली सिर्फ आपको स्वेलिंग है आपके पाँव के ऊपर, दोनों पैरों के ऊपर, तो ये आपके कहीं ना कहीं दिल, जिगर या लिवर का और लंग्स का प्रॉब्लम है, वो उसको कह लें कि उसके साइंस जो हैं वो दे रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर खुरम शहजाद ऑर्थोपेडिक मौजूद थे। डॉक्टर खुरम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हम बात कर रहे थे कि जनाब पैरों में सोजिश हो जाती है, यहाँ पर आपके पैरों के नीचे जो है वो दर्द होती है, उसकी वजह क्या है और उसका हल क्या है, उस पर हमने बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम में से अक्सरियत को ना कोई ग़िज़ा ज़रूर नापसंद होती है और कभी कभार उनके साथ ऐसा भी होता है कि वो कुछ खा लें, यहाँ पर या तो उन्हें वॉमिट हो जाती है या फिर वो बीमार हो जाते हैं। ये फूड एलर्जी भी हो सकती है। अब फूड एलर्जी ना सिर्फ बड़ों को होती है बल्कि ये बच्चों में भी पाई जाती है, और इससे जो मुतासर बच्चे होते हैं वो अक्सर उनकी जिल्द पर आपको लगेगा कि सुर्ख दाग पड़ना शुरू हो गए हैं, और अक्सर बच्चों को सबसे ज़्यादा एलर्जी दूध और अंडों से होती है। बाज़ औक़ात हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मख़सूस ग़िज़ा के ख़िलाफ़ रिएक्शन ज़ाहिर करता है, और यही फूड एलर्जी भी कहलाती है। और किसी मख़सूस ख़ुराक से एलर्जी की शिकायत बहुत आम तो नहीं है, लेकिन 6 से 8% जो अफराद हैं वो ये शिकायत करते हैं। और अगर ये बच्चों में मसला हो तो ऐसी सूरत में माँ बाप परेशान होकर बच्चों को डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, और उनकी शिकायत ये होती है कि जनाब बच्चा कुछ खाता भी नहीं है, और अगर कुछ खाता है तो या तो उसका पेट ख़राब हो जाता है, वॉमिट आ जाती है, या वो बीमार पड़ जाता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जिन अफराद को फूड एलर्जी है उन्हें किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए और पता कैसे चलेगा कि आपको फूड एलर्जी है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर हिबा, फूड एलर्जी सबसे पहले बताइए क्यों होती है और इसका पता कैसे चलता है कि हमें फूड एलर्जी हो रही है? अस्सलाम वालेकुम मुनीबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुनीबा, पहले पता होना चाहिए कि फूड एलर्जी है क्या। फूड एलर्जी बेसिकली क्या है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो किसी हार्मलेस सब्सटेंस को कह देता है कि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, आसान वर्डों में। तो हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट जो है ना, हमारी बॉडी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी हिस्टामिन और IgE एंटीबॉडीज का अटैक करवाती है। तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जब काम करती है तो हमारी एंटीबॉडीज जो है ना प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को बाय रिलीजिंग हिस्टामिन एंड IgE एंटीबॉडीज। तो इस तरह हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फूड एलर्जेंस क्या है। अब अगर मैं काउंट करूं तो हमारे होल ऑफ द वर्ल्ड में जो है ना 15 बिलियन जो है ना पीपल्स वर सफरिंग फ्रॉम फूड एलर्जेंस। ठीक है, तो उसमें हम अगर हम कैंटर की सर्च के मुताबिक जाए ना तो कहते हैं कि 50% इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में 50% जो है ना एडल्ट इसका शिकार है। अब आपने जैसे क्वेश्चन किया कि जो फूड एलर्जेंस हैं क्या, बेसिकली फूड एलर्जेंस दो टाइप में हम इनको कैटेगराइज करते हैं। एक फूड इंटॉलरेंस आ जाता है, अच्छा, और एक फूड डाइजेशन आ जाता है। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ चीजों से जो है ना एलर्जी हो जाती है, जैसे मिल्क इंटॉलरेंस होता है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, तो उनको डॉक्टर एहतियात का कह देते हैं कि आपको इन चीज़ें, पहले उनको पता नहीं होता और फिर जैसे उनको सिम्टम्स शो होते हैं, कोई चीज़ ग्लूटेन से बनी हुई डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, कोई दूध से बनी हुई डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, तो इनको कैटेगराइज कर देते हैं डॉक्टर।
कुछ इम्यून सिस्टम हमारा अटैक करता है, तो उसके लिए जो हमारे फूड एलर्जेंस आते हैं वो फूड से हट कर आते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्स करती है। अब फूड एलर्जेंस में जो है ना, अगर हम काउंट करें तो सबसे ज्यादा कुछ लोग जिनको डाइजेशन में इशू आ रहा होता है, उस फूड्स को अगर हम रिलेट करें तो उसमें अंडा आता है, उसमें जो है ना आपके वो प्रोबायोटिक्स में, कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को ऑल्दो के मिल्क इंटॉलरेंस होते जरूर है, लेकिन क्या होता है उनको दूध सूट नहीं कर रहा होता, उनको दही सूट कर रही होती है। थोड़ी सी ये भी बता दें कि अगर किसी को फूड एलर्जी होती है तो सबसे पहले क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमें कोई चीज़ खाने के बाद जो है ये साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, ये अलामात आ रही हैं, तो हमें फूड एलर्जी हो चुकी है। पता होना चाहिए मुनीबा कि ये फूड एलर्जी बेसिकली वर्क कैसे करती है हमारी बॉडी में, और हमें पता किस तरह चलता है। यही पर हमें बहुत एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करती हूँ, लोगों को नहीं पता होता। हम जो फूड एलर्जी बेसिकली प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो फूड के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि विद इन द फूड, वो फूड जब हमारी बॉडी में एंटर होता है और ब्लड स्ट्रीम में जाता है आफ्टर डाइजेस्टेड, तो हमारे फूड एलर्जन डिफरेंट ऑर्गन्स पे टारगेट करते हैं। उन ऑर्गन्स में हमारे स्किन आ जाती है, हमारी नोज आ जाती है, और हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे। अब क्या होता है, जो फूड, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि दूध पिया एक इंसान ने, और उसके ये रिएक्शन से विद इन अ फ्यू मिनट एंड आवर्स में एक्सपोज हो जाता है। तो वो जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है आफ्टर फूड डाइजेस्ट होने के बाद हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को वो हिट करता है। जब वो हिट करता है तो एक्सपोजर स्टार्ट होती है एलर्जन की, ठीक है। तो अब बेसिकली हमने उस प्रोटीन, जो फूड एलर्जेंस आर प्रोटीन, उन प्रोटीन को रोकना है कि वो हमें एलर्जी ना करे, आसान वर्ड में। तो हम क्या कहते हैं, हम उन एलर्जन से ना अवॉइड करते हैं जिनको फूड एलर्जीज होती है। फॉर एग्जांपल कोई अंडा खाता है, उसको पता चल गया है कि अंडा खाने के 10 मिनट बाद, फ्यू मिनट्स अगो मुझे जो है ना बॉडी पे रैश हो गया है, या मेरी नोज पे एलर्जी स्टार्ट हो गई है, या मुझे जो है ना समथिंग एल्स के मुझे लूज मोशन स्टार्ट हो गया, मेरा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो उसको ये चीज चेक एंड बैलेंस रखनी है। बहुत से लोग ये ऐसे हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है। लोग, माएँ आती हैं, कहती हैं इनका लूज मोशंस ठीक नहीं हो रहा है, इनके डायरिया ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो हम फिर, हमारा पहला टारगेटेड पॉइंट होता है कि या तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, यहाँ पर फूड एलर्जी है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर हिबा मुझे ये भी बताइएगा, अगर फूड एलर्जी अब हो जाती है, वो बच्चे को है या फिर किसी बड़े को हो जाती है, तो फिर इसका मुस्तकिल इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या सारी ज़िंदगी के लिए वो जो पेशेंट है, वो जो जिसको एलर्जी है किसी फूड से, वो उसको नहीं खा सकता, उसका इंटेक नहीं कर सकता, या फिर उसकी रिप्लेसमेंट कोई और फूड आइटम्स हो सकती है? ये सारी जिंदगी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना पेशेंट्स को इसके साथ सरवाइव करना पड़ता है फॉर बेटर हेल्थ। हमें क्या होता है कि पेशेंट को जब पता चल गया है कि देखिए ऐसे पेशेंट्स बहुत जो है ना उनकी जो है ना इम्यून सिस्टम रिस्पांस दे रहा होता है, और सेकंड थिंग ये है कि वीक होते हैं, क्योंकि कुछ को डायरिया हुआ होता है, कुछ को फूड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता स्टमक उसको। तो क्या होता है कि उनको फिर डॉक्टर्स जो है ना कहते हैं कि घर में कि आप डिफरेंट फूड्स को चेक करें किन से आपको एलर्जी हो रही है, तो फिर उन फूड्स को अवॉइड कर दिया जाए। अब फॉर एग्जाम्पल जिसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, अब उसने रोटी तो खानी है, तो हमने ग्लूटेन से बनी हुई हर चीजों को अवॉइड करना, और जिसमें ग्लूटेन नहीं है उनको कहना वो ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आप जो है ना ऑलमंड ब्रेड का इस्तेमाल कर लें, ग्लूटेन फ्री है, आप ऑलमंड रोटी का इस्तेमाल करें। अब तो डिफरेंट जगह जगह पे जो है ना ग्लूटेन फ्री बेकरीज खुल गई हुई हैं, जिनमें अगर आपने ब्रेड भी देनी है तो वो ग्लूटेन फ्री आपको प्रोवाइड करेंगी। तो डॉक्टर्स इसलिए कहते हैं कि उनकी परसेंटेज हम निकाल देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको गंदम से 90% रिएक्शन हुआ है, लेकिन दूध से आपको नेक्स्ट टाइम 20% रिएक्शन है। इसका मतलब आप दूध से बनी हुई थोड़ी मिकदार में चीज खा सकते हैं जिससे आपको एलर्जी ना हो। डॉक्टर हिबा हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर हिबा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद सेहत के मुतालिक की बात कर लेते हैं, और ख़ासतौर पर लाहौर शहर के हवाले से। और आए रोज़ हम देखते हैं कि जनाब कभी कोरोना आ जाता है, कभी कोई मसला आ जाता है, कभी जनाब डेंगू, जो कि कह लें कि कितना अरसा हो गया है, डेकेड्स हो गए हैं कि इसके ऊपर काबू
पाया नहीं जा रहा है। कभी हम देखते हैं कि केसेस आने बंद हो जाते हैं, कभी हम देखते हैं कि केसेस की कह लें कि बहुत ज़्यादा उनमें इजाफा देखने को मिलता है। आजकल की जो सूरत हाल है वो ये बताया जा रहा है कि लाहौर शहर में अगर देखा जाए तो 20,000 हॉटस्पॉट हैं डेंगू के। और अगर ओवरऑल बात की जाए पंजाब की और रावलपिंडी की, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा अबतर है। वहाँ पर डेंगू की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा बुरी है और खुदा न खास्ता अगर इक़दामात नहीं उठाए गए, बर वक्त इक़दामात नहीं उठाए गए तो हमारे लाहौर शहर में भी यही सूरत हाल हो सकती है। तो इस पर हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल मौजूद है। उनसे स्टार्ट करते हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, बेहतरीन, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, डेंगू की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। रावलपिंडी की सूरत हाल देखी जाए वहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल है डेंगू का। तो क्या सूरत हाल है लाहौर की और यहाँ की जो बाउंड्रीज़ हैं वो उसके वाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? देखो मुनीबा, हमें पता है कि हमको कि हर साल ये जो मौसम होता मसला है आना ही आना है, ये हाँ। पीक होना है डेंगू का और इस डेंगू ने आना ही आना है। हाँ जी। कुछ चीज़ें होती हैं आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं तो जिसको आपने टैकल करना होता है। हमें याद है कि जब 2011-12 में जब डेंगू की वबा पहली दफ़ा आई तो किसी को नहीं पता था इसका ट्रीटमेंट क्या है। हाँ। तो उस वक्त के जो सीएम पंजाब थे शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से बड़े अच्छे इक़दाम किए कि डेंगू के उस वक्त के SOPs बनाए गए हैं जो कि अभी तक चल रहे हैं। उस वक्त बड़े एक लेजेंड प्रोफेसर थे फैसल मसूद साहब मरहूम, उन्होंने बड़ा उस वक्त डेंगू पे काम किया। फिर श्रीलंका से, मलेशिया से, सिंगापुर से जो एक्सपर्ट्स आए थे, फिर उन्होंने बताया कि डेंगू को किस तरह काउंटर किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। और आपको पता है कि हज़ारों की तादाद में जो हलाकतें थी वो हुई। फिर उसके बाद अभी ये जो सिलसिला है ये चलता आ रहा है। 2021 में हमने देखा कि तकरीबन कुछ 6-7 साल बाद बहुत बड़ी तादाद में जो हलाकतें थी ये सामने आई और तकरीबन पंजाब में कोई तकरीबन 3,000 से ज़ायद जो अफराद थे ये हलाक हुए, जिसमें से तकरीबन 100 से ज़ायद बंदा जो था वो लाहौर में भी हलाक हुआ। लीकेज फेस के केसेस भी सामने है, कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा सामने है। तो इस वक्त भी जो हालात हैं लाहौर के कदरे बेहतर हैं, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको भी पता है कि हम माशाल्लाह जागो लाहौर या लाहौर न्यूज़ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पे प्रोग्राम भी करता है, लोगों को अवेयर करता है कि किस तरह डेंगू से हम ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने बिलाल हमें ज्वाइन किया है, सूबाई वज़ीर हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब, डेंगू के हवाले से जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हर साल ये मसला जो है ये होता है, ये कोई एक दिन का 2 दिन का मसला नहीं है या किसी एक सीज़न का मसला नहीं है, ये हर सीज़न में डेंगू ने आना होता है। तो इस वक्त जो रावलपिंडी की सूरत हाल है वो हम सबके सामने है, अबतर सूरत हाल है वहाँ पर डेंगू की। और लाहौर में भी 20,000 से ज़ायद हॉट स्पॉट हैं डेंगू के। तो क्या इनिशिएटिव्स ले रही है पंजाब हुकूमत, खुदा न खास्ता रावलपिंडी वाली सूरत हाल ना बन जाए यहाँ पर भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बड़ा शुक्रिया जी। बिलाल जो है वो माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक रिपोर्टर हैं और इनकी जो हेल्थ की बीट पे, जो हेल्थ की नब्ज पे जो इनका हाथ है वो बड़ा तगड़ा है माशाल्लाह। इन्होंने पूरा एनालिसिस आपको दिया है। लेकिन डेंगू आज से 10-11 साल पहले हम सब के लिए बड़ा जो था वो ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में हम अवेयर नहीं थे। फिर आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में दिन रात इस पे मेहनत हुई, श्रीलंका के लोग बुलाए गए, थाईलैंड के लोग बुलाए गए, उनसे डिस्कशंस की गई और सब ने मिलकर अवाम को साथ लेके, अवामी नुमाइंदों को साथ लेके, मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज के लोगों को साथ लेके एक ऐसी कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने चलाई कि जिससे उस मौजी मर्ज को अल्लाह के फजल करम से कंट्रोल कर लिया गया। और पहले साल जो सैकड़ों लोग जहाँ बात हुए, अगले बरस अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मेहनत से कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने एक SOPs की बुक बनवाई थी तो मुसलसल हर महकमे ने और हर इंसान ने उस पर अमल करना था। इवन कोर्सेज की किताबों में भी ये तमाम चीजें डाली गई और शहरियों को बताया गया कि आपके घर में कोई अगर एयर कूलर है और उसमें पानी है तो उसको खुश करें, अगर टायर है उसको जो है वो तल्फ करें, और अगर आपके घर में कहीं पे भी कोई ऐसा बर्तन है जिसमें इकट्ठा होता है तो डेंगू लार्वा इस सीजन में बड़ी जल्दी उसमें आ सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बावजूद इसके कि ये एक सोशल इशू है और जब तक अवाम और हुकूमत इस पे मिल के काम नहीं करेंगे इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उस बावजूद इसके हमारे शहरी अनफॉर्चुनेटली इसको सीरियसली लेते हैं।
अच्छा सीरियस, अच्छा खैर साहब थोड़ी सी चीज़ें मैं भी ऐड ऑन करना चाहूँगी। जिस तरह आपने बात की कि ये 2011-12 से ये शुरू हुआ, डेकेड गुजर चुका है और शहबाज दौरे हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, तो हम जब शुरू में ये देखा जाता था कि अगर डेंगू का मौसम आ चुका है या उससे पहले कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते थे, गली मोहल्लों में इवन दो के घरों के अंदर जाके डेंगू स्प्रे किया जाता था। अब ये चीज़ नहीं हो रही, क्या इसको मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर दिया गया है या कहीं ना कहीं इसके बारे में गौर व फिक्र जारी है? बिकॉज अभी जो टीमें आती हैं वो सिर्फ लार्वा चेक करने आती हैं। मैं आपको बता दूं, बेसिकली आपको जो आप रोजाना एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, रोजाना स्मोक की बात होती है, तो गैर जरूरी जो स्प्रे है इसको जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इससे मना फरमा दिया है। जिसके बाद हम असल चीज को फोकस करते हैं कि हम लार्वा साइडिंग करते हैं, डेंगू के लार्वे को पनपने का मौका ना दिया जाए और जहां पर लार्वा है उसको तलब कर दिया जाए, उसको अडल्ट पॉपुलेशन में कन्वर्ट ना करने दिया जाए। दिस इज द टारगेट। और जहां पर अडल्ट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है वहां टारगेटेड स्प्रे जो है वो किया जाता है। और अगर किसी घर से डेंगू का मरीज निकलता है तो उस घर के 12 घर राइट लेफ्ट आगे और पीछे 48 घरों में स्प्रे करने का एक SOP है जिसपे मुकम्मल अमल दरामद अल्लाह के फजल से किया जा रहा है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहबा इस पे बड़ी कीन है। उन्होंने भी पिछले दिनों डेंगू की भरपूर मीटिंग भी ली और रोजाना की बुनियाद पर वो अपडेट्स लेती हैं। और उन्हीं की हिदायत पे इस वक्त मैं चकवाल, पिंडी और अटक के टूर पे गामजन हूँ जी। और मैं अभी आज चकवाल में भी और पिंडी में भी डेंगू की मीटिंग्स भी लूंगा और उनकी एक्टिविटीज को भी मॉनिटर करूंगा। मुझे आपके चैनल के तवज्जुह से अपने लाहौर के शहरियों से कहना है कि बावजूद इसके कि लाहौर की हेल्थ टीम ने बहुत मेहनत की है और उनकी इस मेहनत के नतीजे में अल्लाह के फजल से इस बरस लाहौर में डेंगू जो है वो सीरियस नहीं हो सका और बहुत ज्यादा लार्वा साइडिंग हुई। अगर आप फिगर्स देखें तो लार्वा साइडिंग पिंडी से ज्यादा की गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट हमारे पास नहीं है। ये अल्लाह का करम भी है और मरियम नवाज साहबा की बिल्कुल ऐसे ही कि एग्रेसिवली काम किया जा रहा है हेल्थ टीम्स की तरफ से, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्प्रेस पर काम किया जाना चाहिए या हो सकता है, अगर आलूदगी को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं अगर ये ऑप्शन है तो इसको ऑप्ट करना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से काफ़ी हद तक हमें लगता है कि डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। दूसरा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और सवाल करना चाहूँगी डेंगू से थोड़ा सा हट के, कि आपने हमें टाइम दिया ही है, तो सर अद्वियात की कीमतों के हवाले से नोटिस लिया था आप लोगों ने, पंजाब हुकूमत ने, तो थोड़ा सा उसके हवाले से बताइएगा। उसके ऊपर काम चल रहा है, इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सिरे से डायरेक्टली ये अवाम के साथ जुड़ा हुआ है, उनके रिलीफ के साथ जुड़ा हुआ है। मरियम नवाज साहबा ने स्पेशली इस बात को जो है वो फील किया था और मुझे हिदायत की थी और मैंने महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर की ड्रग रेजिम का फौरी इजलास तलब किया। हमने जो कंपनियों के मालिकान हैं उनको, चाहे वो कराची में हैं चाहे वो कहीं और हैं, उनसे वीडियो लिंक मीटिंग की और मैं इस सिलसिले में आइंदा चंद रोज में कराची खुद जा रहा हूँ, बड़ी कंपनी से भी बात करूंगा। जो उनको ट्रैप ने, जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो कीमत मुकर्रर कर रखी है उस कीमत से जायद किसी सूरत उनको जो है बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमने अपना सर्वे मुकम्मल कर लिया है और उस सर्वे के नतीजे में जिन कंपनियों की हमें शिकायत थी उनको PQCB के लिए नोटिस भी कर दिया गया है। बेसिकली जो प्राइसिंग है ये वफाक ने डील करनी होती है और सूबे जो है, सूबों का ये मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ये चीज नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। लेकिन जो इस वक्त कानून है उसके मुताबिक अपनी हद में रहते हुए जो बेस्ट हम कर सकेंगे इंशाल्लाह वो कर रहे हैं। हम शॉपिंग को भी कंट्रोल कर रहे हैं, हम प्राइसिंग को भी जो है पूरा चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि गरीब साहब का हुक्म है कि गरीब आवाम की पहुंच से जो अद्वियात दूर हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। मैं एक फिक्रा आपके इस चैनल के एयर टाइम का फायदा उठाते हुए कहना चाहूंगा कि आज अगर आप दिल्ली के स्टेटस देखें तो ब्राजील में हजारों लोग जो हैं वो वफात पा चुके हैं। बाकी मुल्कों में भी बहुत सारों में बहुत सारी डेथ्स हो चुकी है। मेरी शहरियों से अपील है कि खुदारा डेंगू को इजी रखें, अपने घर को, माहौल को खुश्क और साफ रखें और किसी किस्म के बुखार की सूरत में फौरी तौर पे वक्त ज़ाया किए बगैर करीबी मुस्तमिल डॉक्टर से, सरकारी हेल्थ फैसिलिटी से राब्ता करें। चीफ मिनिस्टर साहबा ने 90 रुपए का डेंगू टेस्ट थ्रू आउट कर दिया है जी। सबके लिए टेस्ट जो है वो 90 रुपए में अवेलेबल है।
तो प्लीज इसको सीरियस लें और इसको लाइट ना लें। थैंक यू सो मच सर। इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वज़ीर हैं, और हमें बता रहे थे डेंगू के हवाले से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, और साथ ही साथ जो अद्वियात की कीमतों के हवाले से भी मैंने सवाल किया, उस हवाले से भी उन्होंने बताया। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। दूसरे थोड़े से हॉस्पिटल्स के बारे में बताइए, हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है डेंगू पेशेंट्स की, वहाँ पे कुछ अलग उन्होंने इक़दाम किए हैं डेंगू पेशेंट्स के हवाले से? देखो मुनीबा, इस वक्त जो सूरत हाल है हॉस्पिटल से काफ़ी बेहतर है, इस वजह से क्योंकि अभी इक्का दुक्का से पेशेंट सामने आ रहे हैं 4 से 5 पर डे के एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो कि डेंगू वार्ड्स तो पहले से ही कायम है और मुफ्त में अद्वियात भी मिल रही हैं, तशख़ीसी टेस्ट भी हो रहे हैं। तो प्राइवेट लैब्स में डॉक्टर ने रिकमेंड करो 90 रुपये में, तो वो 90 रुपये में ही मिल रहा है। ठीक है, आप गवर्नमेंट में जाएँ या फिर आप प्राइवेट में जाएँ, आपको 90 रुपये का ही वो टेस्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन इसकी की जा रही है। मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हर साल की तरह MD-CAT के एग्ज़ाम या पेपर आउट होने का तनाज़ा हमारे सामने आता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स का दिल टूट जाता है और वो दिल बर्दाश्त होकर इस फील्ड को ही छोड़ देते हैं। खैर, बहुत सी फील्ड्स और भी हैं जिनमें वो दाखिला लेकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये नहीं है कि एक में ये मामलात हुए हैं तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बात की है कि MD-CAT के इम्तिहान के हवाले से हर साल कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने आते हैं। इस बार भी ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने आए और इन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से PMDC की जानिब से कोई ठोस हिकमत अमली नहीं बनाई गई है। अगर गुज़श्ता साल MD-CAT के हवाले से मेरे ख्याल से ज़िम्मेदारान को सज़ा दी जाती ना, तो इस साल ये सूरत हाल ना पैदा होती। अब MD-CAT पर जिन मुतासरा उम्मीदवारों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है ना, उनका ये कहना है कि रवा साल का जो इम्तिहान था उसमें 20 से ज़ायद सवालात हमारे निसाब से बाहर के थे, और जो आउट हुआ था हमारा पेपर, उससे फ़ायदा उठाने वाले स्टूडेंट्स के नंबर्स भी गैर मामूली है। तो MD-CAT क्यों ज़रूरी है? क्या इसे ख़त्म हो जाना चाहिए? और इस इम्तिहान में नाकाम होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो किन फील्ड्स में जाकर अपना करियर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं? इस पर बात करनी है हमने। इस पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज़ में अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल कोच हैं, तो उनसे बात करेंगे, और करियर काउंसलर भी हैं। अब्दुर्रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुनीबा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुर्रहमान, MD-CAT हर साल हम सुनते हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट कह लें कि पेपर भी है, मुश्किल मरहला भी है, लेकिन इसके बारे में हम बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी सुनते हैं, तनाज़े हमारे सामने आते हैं। इस दफ़ा फिर आ गया है, तो क्यों ज़रूरी है MD-CAT का इम्तिहान अगर देखा जाए तो? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। और जो भी बच्चे जो FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट बनते हैं और वो ये ख्वाब देखते हैं कि वो मुस्तकबिल के अंदर MBBS या BDS, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, उसमें अपनी डिग्री परस्यू करेंगे, उसमें अपने एकेडमिक्स परस्यू करेंगे, और अगर बहुत आसान अल्फाज में मैं कहूँ कि अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, सो MD-CAT इज़ बेसिकली अ गेटवे। ये एक ब्रिज का काम करता है एक प्री मेडिकल स्टूडेंट के लिए कि वो आगे डॉक्टर बन सके, वो आगे BDS की डिग्री कर सके। ठीक है। जो MD-CAT का जो इम्तिहान है उसमें इस साल 56,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हुए। ठीक है। और उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुनीबा ये एग्ज़ाम पास ही नहीं किया। लेकिन जो पासिंग रेशो है, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मोर देन 49,000 स्टूडेंट्स ने 55% मार्क्स लिए, जो कि पासिंग रेशो, सिर्फ पासिंग मार्क्स। ओके। और उसमें से 51,000 स्टूडेंट्स ने 50% से ज़्यादा मार्क्स लिए, जो कि पासिंग रेशो है फॉर BDS। 55% फॉर MBBS एंड 50% फॉर BDS। मतलब गालिबन कोई 8,500 सीट्स हैं जहाँ पर इन लोगों ने जाना है, मतलब सीट्स मौजूद है जहाँ पर इन्होंने डॉक्टर्स बनने हैं। ओवरऑल की बात करें, प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। हाँ। मैं आपको उस पर भी थोड़ा सा डिटेल डाइसेक्शन बताता हूँ कि पब्लिक सेक्टर में कितनी है और प्राइवेट सेक्टर में कितनी है, ताकि हमारे सुनने वाले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी MD-CAT का एग्जाम दिया है उनको क्लैरिटी आ सके कि बेसिकली इसका सिनेरियो है क्या। सो अगर हम ये देखें, जिस तरह रिजल्ट पे तहफ़्फ़ुज़ात की आपने बात की, 51,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो पास कर गए।
राइट फॉर BDS, हाँ, और BDS. मोर देन 48-49,000 स्टूडेंट्स पास कर चुके हैं फॉर MBBS. ठीक सो है. इट्स अ बिग नंबर. हाँ, बिल्कुल किसी भी ऐसे ही. एग्जाम में इट्स अ बिग नंबर. अब तहफ़्फ़ुज़ात वाले स्टूडेंट्स कौन से हाँ. होते हैं? देखिए MD कैट जो है ना, इट्स नॉट समथिंग एन ईजी ब्रेड, फ्री मील नहीं है ये. सही. इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती ठीक है. MD कैट के एग्जाम को अगर मैं एक लफ्ज में बयान करूं, दैट वर्ड इज नन अदर देन बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. अच्छा. अगर आपने FSC का एग्जाम दिया, ठीक है. वो क्रैमिंग के साथ भी आप क्लियर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने अपनी बायो की किताब सामने रखी और आपने किडनी का टॉपिक क्रैम किया और वैसे ही अपनी एग्जाम शीट पे रिप्रोड्यूस कर Exactly, लिख दिया, आपको लिया. स्कोर मिल जाएगा. ठीक है. लेकिन अगर हम MD कैट के एग्जाम पर आए तो वो आपको टेस्ट करता है, आपके माइनर कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करता है. ठीक मैं है. आपको इसकी बेसिक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बेसिक एग्जांपल. हम कहते हैं 2 + 2 = 4, लेकिन MD कैट के केस में ये जवाब गलत हो सकता है. अच्छा. हाउ? A ऑप्शन कुड बी 4, हाँ. B ऑप्शन कुड बी 2 का होल स्क्वायर, ठीक है. C ऑप्शन कुड बी 16 का अंडर रूट, एंड अच्छा. D ऑप्शन कुड बी ऑल. ओके. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 2 है, बस बेस्ट ऑप्शन 2 नहीं है. ओके. बेस्ट ऑप्शन इज D. ठीक है. So, आपको अपनी स्किल को पॉलिश करना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करना पड़ेगा. नॉलेज आपके पास है, ठीक है. लेकिन यू हैव टू एनहांस इट, ठीक है. पॉलिश इट ठीक एज है. पर MD कैट रिक्वायरमेंट्स. और मैं ये सेहरा जाता है पंजाब ग्रुप के सर कि हम पाकिस्तान में सबसे बड़ा एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेटरी नेटवर्क हम बजाते खुद हैं और इसकी तैयारी पंजाब करवा ग्रुप रहे खुद हैं. से कराता जी. है, पाकिस्तान के सबसे बेस्ट. और इसके रिजल्ट्स अगर मैं आपको बताऊं, जी जी जरूर. इस साल जो MD कैट की फर्स्ट पोजीशन है, वो मुनीबा, पंजाब MD कैट का टोटल एग्जाम 200 मार्क्स का है. ठीक है. 200 MCQs, 200 मार्क्स, ठीक है. ईच MCQ कैरी 1 मार्क. ठीक है. टॉपर के 199 मार्क्स. अच्छा 199 Out मार्क्स. of 200. वाओ. राइट, एंड शी इज स्टूडेंट ऑफ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज. ठीक है. स्टेप की स्टूडेंट है. ठीक है. सो अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग इम्पैक्ट है. सीट्स की आपने बात की, 3 मेजर सेक्टर्स हैं MD कैट के जिसके थ्रू आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं. वन इज पब्लिक सेक्टर, ठीक. सरकारी मेडिकल कॉलेजेस. वन इज प्राइवेट Private, सेक्टर हाँ एंड जी. वन इज आर्मी सेक्टर. ठीक है. अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में जो MBBS की सीट्स हैं, MBBS के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 16 हैं. ठीक है. पंजाब के अंदर टोटल ठीक है. 16 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर MBBS की 3047 सीट्स हैं, 3047. ओके. उन 16 उनमें से में. ठीक है. 16 में से 3 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको BDS भी कराते हैं. ओके. और BDS की पब्लिक सेक्टर में 189 सीट्स. 189. ठीक है. अब ठीक आते है. हैं, ये हो गया आपका पब्लिक सेक्टर. ओके. अब हम आते हैं प्राइवेट सेक्टर पे. ठीक है. प्राइवेट सेक्टर में टोटल 32 मेडिकल कॉलेजेस हैं पंजाब के अंदर, ओके. जिनके अंदर इन टोटल मोर देन 4000 MBBS की सीट्स हैं. सही. 17 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको BDS भी ऑफर करा करते रहे हैं हैं. और उनके अंदर 1250 सीट्स हैं. सही. कमिंग ऑन टू आर्मी सेक्टर. अब देखें, हमने सेग्रीगेट कर दिया इन टोटल 8000 से ज्यादा, लेकिन अब हम पिन पॉइंट करके सेग्रीगेट करके बता रहे हैं. आर्मी सेक्टर की बात करें, आर्मी में मजीद आगे 2 कैटेगरीज हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. आर्मी का पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड AMC, अच्छा. आर्मी मेडिकल कॉलेज. आर्मी मेडिकल कॉलेज में इन टोटल 40 सीट्स हैं MBBS की पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए और 7 सीट्स हैं BDS की. और आर्मी की अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की अब बात करूं तो उसमें पहले 12 मेडिकल कॉलेजेस थे, अब 13 हो गए हैं. Okay. नस्ट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जी, जी, इस्लामाबाद, जी. उसने भी अपना MBBS स्टार्ट किया है. Okay. और 100 सीट्स वो भी ऐड हो गई. अच्छा. So, पहले ये 1250 थी, अब ये 1350 हो गए हैं. सही. नहीं, पहले ये 1550 थी, अब ये अच्छा, 1650 हो गए. ठीक और है. इनमें से 5 कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको BDS ऑफर करते हैं, और उन 5 कॉलेजेस में 225 सीट्स हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेडरल के अंदर भी आपके पास कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं जो आपको MBBS और BDS ऑफर करते हैं, जिसके अंदर FMDC है, फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, उसकी 38 MBBS की सीट्स हैं. फिर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल कॉलेज जो लाहौर में है. बिफोर दिस इट वाज अंडर पंजाब, बट नाउ इट इज गवर्न्ड एंड रिपोर्टिंग इनटू फेडरल. उसके अंदर भी 38 सीट्स जो हैं MBBS की और 7 सीट्स BDS की आपको मिलती. सो बहुत सीट्स हैं. हाँ. बहुत स्कोप है, बहुत स्पेक्ट्रम है. बच्चे हैं, लैक ऑफ नॉलेज बच्चे हैं. वही कह रही हूं. लैक ऑफ नॉलेज एक बहुत बड़ा सवाल है. आपको पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर सकता हूँ और MBBS के अलावा मेरे क्या क्या ऑप्शंस. इस पे बात करेंगे बिल्कुल कि अगर आपके पास एक ऑप्शन नहीं है तो आपके पास और भी काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं. तो अब्दुल रहमान, एक तो
वही ना बात आ गई कि हम एक नंबर से भी रह जाते हैं तो बच्चे डिसहार्ड हो जाते हैं। एक उनका कह लें कि ख्वाब होता है डॉक्टर बनने का, तो एमडी कैट में अगर फेल हो गए या खुदा ना खास्ता एक नंबर से भी बहुत मैटर करता है, तो क्या कर सकते हैं? कोई और फील्ड भी ऑप्ट कर सकते हैं ना, दिल तो नहीं छोटा करना चाहिए उन्हें। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ मुनीबा, सक्सेस तो सिर्फ एमबीबीएस नहीं है। अच्छा। सक्सेस तो सिर्फ बीडीएस नहीं है। आप जिस भी करियर डोमेन में हैं, अगर आप उसमें बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, आपका स्कोप भी अच्छा होगा, आप फाइनेंशियली भी वेल ऑफ होंगे और आप एक अपना नाम भी बना सकेंगे इंडस्ट्री के अंदर। अगर मैं एमडी कैट के हवाले से बात करूं, एमडी कैट और एफएससी से हम स्टार्ट करते हैं एंड देन विल कम ओवर टू दीज फील्ड्स जिसके बारे में आपने पूछा। एफएससी में अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स आ जाते हैं, एमडी कैट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि एमडी कैट का एक नंबर एफएससी के 7.5 मार्क्स को इक्विवेलेंट करता है। यानी आप एक क्लास में मौजूद हैं और एक बच्चे के आपसे 35 नंबर एफएससी में ज्यादा आ गए। अच्छा। 35 इज ह्यूज, राइट। देयर आर मल्टीपल लॉन्ग क्वेश्चंस जिसको आप करेंगे तो जाकर के 35 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो एक बच्चा आपकी क्लास में मौजूद है जिसके आपसे 35 मार्क्स ज्यादा है, आप एमडी कैट में उस बच्चे से सिर्फ 6 नंबर ज्यादा लेते हैं, आप उससे मेरिट में ऊपर चले जाते हैं। सो एमडी कैट मोर देन समथिंग अलार्मिंग, मोर देन हम उसको क्रिटिकली देखें, मोर देन अगर हम उसको नेगेट करें, मोर देन हम उसके अगेंस्ट बात करें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक कर लें, ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। कि अगर आप एफएससी में पीछे रह गए हैं तो आप स्टिल अपने गोल, अपने ड्रीम, अपने एम, अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर सकते हैं एमडी कैट में। अच्छा, मतलब आपकी कॉन्सेप्चुअल स्टडीज होनी चाहिए। अगर आप रट्टा लगाने वाले बच्चे हैं तो फिर आपका इट इज नॉट फॉर यू, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। और कॉन्सेप्ट्स क्या है भाई? पढ़िए उस चीज को, रूट्स में उसकी रीजनिंग कीजिए। लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। और एमडी कैट में 10% वैल्यू जो लॉजिकल रीजनिंग की भी है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि और कौन-कौन सी फील्ड्स हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली कि मतलब एमडी कैट नहीं पास कर सके, कहीं ना कहीं 1-2 नंबरों से रह गए, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज भी उनकी अच्छी है, तो कोई और फील्ड कौन सी आप कर सकते हैं? एक है मेडिकल साइंसेस, ठीक है, एक है अलाइड हेल्थ साइंसेस, एक है बायोलॉजिकल साइंसेस। इन तीनों फील्ड्स के अंदर एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट अपना फ्यूचर करियर एक्सेलरेट कर सकता है प्राइमरीली। सेकेंडरी ऑप्शन उसके पास और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, प्राइमरी ऑप्शंस में अगर हम मेडिकल की बात करें तो हमारे पास वही है एमबीबीएस और बीडीएस। अगर हम मजीद आगे चलें तो आपके पास डीवीएम का ऑप्शन है, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। ओके। नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इमेंस स्कोप अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। इन लोगों के लिए जो वेटनरी मेडिसिन पढ़ते हैं। ओके। मजीद आगे चलें, आपके पास एक जो बहुत कमाल का ऑप्शन है और पाकिस्तान में इस हवाले से अब अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, दैट इज डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। आज के दौर में सर्जरी से ज्यादा, मेडिकेशन से ज्यादा फिजियोथेरेपी पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वो बॉडी को बगैर कट किए, बॉडी में कोई एक्सटर्नल चीज डाले बगैर आप उसका इलाज करा सकते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इवॉल्विंग फील्ड अगर आप फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हो। एक और कमाल की फील्ड है, दैट इज डॉक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, डी फार्मेसी। डी फार्मेसी भी बहुत कमाल की डोमेन है, आप इसके अंदर भी अपना करियर एक्सेलरेट कर सकते हैं। मजीद आगे चलिए, अलाइड हेल्थ साइंसेस। अच्छा, मैंने मेडिकल कॉलेज में जाना है, उसके लिए मुझे एमबीबीएस करना है, ये भी बहुत गलत बात है। अच्छा। और मल्टीपल डिग्रीज प्रोग्राम्स हैं जो एक मेडिकल कॉलेज ऑफर करता है। अगर हमारे सुनने वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम हमें सुन रहे हैं, उनसे पूछें तुम्हारा मेडिकल ड्रीम का ख्वाब क्या है, मेडिकल कॉलेज का ख्वाब क्या है, दैट इज वन नेम, किंग एडवर्ड। किंग एडवर्ड सिर्फ एमबीबीएस नहीं कराता, और भी अलाइड हेल्थ साइंसेस की भी मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम्स कराता है। उसके लिए आपको एमडी कैट का नहीं चाहिए? जरूरी है उसके लिए भी एमडी कैट जरूरी है। अच्छा, उसके लिए भी जरूरी है। एग्जैक्टली। लेकिन उसके लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाता है। एमडी कैट के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, दैट इज मैट्रिक की वेटेज 10% है, इंटरमीडिएट की 40% है और एमडी कैट की 50% है। लेकिन अगर हम अलाइड हेल्थ साइंसेस की स्पेसिफिकली बात करें विद इन किंग एडवर्ड, तो मैट्रिक की वेटेज 10%, इंटरमीडिएट की 45% और एमडी कैट की 45% है। सो आपको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अब किंग एडवर्ड हियरिंग साइंसेस भी पढ़ा रहा है। अच्छा। किंग एडवर्ड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी भी पढ़ा रहा है, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा नीड भी है हमारी। हाँ। कार्डियक परफ्यूजन पढ़ा रहा है। अच्छा। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेनल डायलिसिस, यानी जो आपके डायलिसिस ये सारे अलाइड साइंसेस में आ जाते हैं। ये अलाइड साइंसेस, ठीक है। और अलाइड साइंसेस से क्या मुराद है? मेडिकल साइंसेस इज नथिंग विदाउट अलाइड साइंसेस। बिल्कुल ऐसे ये कनेक्टेड है। ये एक सर्जन जो सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, एक कार्डियक सर्जरी हो रही है, उसको कार्डियक परफ्यूजन का बंदा बाहर तौर अपनी थिएटर में चाहिए।
उसको ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए, उसको इमेजिंग टेक्नोलॉजी का बंदा चाहिए, उसको लैब टेक्नोलॉजी का बंदा चाहिए, एनेस्थीसिया स्टडीज के फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट भी चाहिए कहीं ना कहीं हद तक बाद में, जब बॉडी को हील करना है आपने, और आपको एनेस्थीसिया स्टडीज जिसने उसको बेहोश करना है, एनेस्थेटिक शॉट दे करके उसको जब बेहोश करना है, उसको किसी को मतलब हर कोई नहीं कर सकता है, जो कि स्पेशलाइज्ड होगा वही कर सकता है। और ये इतनी सिग्निफिकेंट फील्ड है कि हर हॉस्पिटल में ये लोग हैं, और इनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब ये है कि दे आर मोर इन डिमांड। तादाद ज्यादा ना होने का मतलब है कि वैल्यूड है, ठीक है, और तादाद ज्यादा ना होने का ये भी मतलब है कि हाईली पेड नहीं। सो इसका मतलब ये जो स्कोप का सवाल आप पूछते हैं ना कि सर क्या स्कोप, किस फील्ड में स्कोप है, तो इनका है ना, फिर आप ऑर्थेटिक्स प्रोस्थेटिक्स में जा सकते हैं, राइट। सो इन तमाम तर फील्ड, और ये किंग एडवर्ड ऑफर कर रहा है। तो बच्चे फिर क्यों नहीं इस साइड पे जाते हैं? अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारे जितने भी इदारे हैं, अगेन मैं यहाँ पर जस्ट नॉट बिकॉज आई रिप्रेजेंट पंजाब ग्रुप, बट जस्ट एज अ काउंसलर, एज अ ट्रेनर अगर मैं देखूँ तो हमारा एक काउंसलिंग डिपार्टमेंट है पंजाब ग्रुप का, जो अक्रॉस पाकिस्तान डिफरेंट, एक सिर्फ काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग का डिपार्टमेंट, दे आर टॉप 8 काउंसलर्स ऑफ योर कंट्री। ओके, और वेरी गुड। पाकिस्तान में जितने भी पंजाब कॉलेजेस हैं, जितने भी पंजाब कॉलेज अक्रॉस पाकिस्तान, एवरी सिंगल स्टूडेंट वी मीट देम, वी आस्क देम क्वेश्चन, दे आस्क अस क्वेश्चंस, और हम उन तक बेहतरीन जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी मैंने शेयर की, इट्स लाइक मे बी 10% ऑफ दैट होल इन्फॉर्मेशन, वो हम उन तक शेयर करते हैं, और उसके रिजल्ट्स मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर जी, वो शेयर 199 आउट ऑफ 2, राइट। और इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग राइज इन मेरिट एज वेल। अच्छा, मेरिट राइज होना, मुनीबा आपने कहा ना तहफ्फुज़ात, मेरिट राइज होने का मतलब है कि अच्छा परफॉर्म हुआ है, ठीक है। मेरिट तो ड्रॉप हो, अगर एग्जाम टफ आ गया, ऐसा आउट ऑफ बॉक्स आ गया, फिर कि 50 हाफ जो है वो तो पास कर गए हैं। 93 से ज्यादा 93.47% वाज क्लोजिंग मेरिट ऑफ किंग एडवर्ड, जो कि हम इस साल एक्सपेक्ट करें कि 1.5 और 2% इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, 95 पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो एमबीबीएस का इट वाज 91.15% इन डीजी खान मेडिकल कॉलेज, जो कि 16वें नंबर पे आता, ठीक है। तो 91.15% पे एडमिशन क्लोज हो गया था, उसको भी हम एक्सपेक्ट करें कि 92-92.5% के अराउंड वो भी अपना मेरिट क्लोज कर रहे होंगे। मजीद अगर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ, सो अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी है, विजन थेरेपी है, आपकी हेयरिंग साइंसेज है, कार्डियक परफ्यूजन है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, एनेस्थीसिया स्टडीज़ है, रेडियोलॉजी है। उसके बाद मजीद आगे चलें, आपके पास और बहुत सारी डोमेन्स हैं जिसके अंदर आप अपना एकेडमिक करियर एक्सेलरेट कर सकते हैं। अब एक डोमेन रह गई, दैट इज बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंसेज में माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, जोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, एग्रीकल्चर है, फिशरीज है। ये वो तमाम तर डोमेन्स हैं जिसके अंदर आप अपना एकेडमिक करियर अलाइड हेल्थ साइंस के अलावा भी परस्यू कर सकते हैं। और ये तमाम फील्ड्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं, और ये पाकिस्तान में भी सारी चीजें और इन फील्ड्स के ऊपर काम किया जा रहा है। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोविड के दौरान कंट्रीब्यूट किया। पाकिस्तान के सर ये सेहरा जाता है कि पाकिस्तान उन टॉप 10 कंट्रीज में है जिन्होंने कोविड के ऊपर रैपिडली काम किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कौन लोग थे? आप ही के बायोटेक्नोलॉजिस्ट, हमारे लोग थे, हमारे प्रोफेशनल्स थे, आप ही के माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बिल्कुल ऐसे ही आप ही के वो लोग थे। एनवायरमेंटल साइंसेज की बात करूं, पाकिस्तान में कितना एनवायरमेंट पे काम होने की जरूरत है। इसमें भी एक और चीज है जी, पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, पाकिस्तान में इसकी जॉब्स कहां पर है। देयर वाज एन एरिया, मैं एक एग्जांपल देता होता हूं, ठीक है, कि जहां पर लोग जूते नहीं पहनते थे, तो एक शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने मार्केटिंग मैनेजर्स को वहां पर भेजा कि जाकर के देखो कि हम यहाँ पर अपना बिजनेस एक्सटेंड करें या ना करें। एक मैनेजर वापस आया और उसने कहा कि सर यहाँ पर तो कोई जूते नहीं पहनता, अच्छा, हम यहाँ काम नहीं करें। अच्छा। दूसरा वापस आया, उसने कहा कांग्रेचुलेशंस, वी हैव आइडेंटिफाइड अ मार्केट, यहाँ पर कोई जूते नहीं पहनता, सारे हमारे जूते पहन। सो इफ यू आर एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, यू हैव गॉट स्कोप, यू हैव गॉट मार्केट व्हिच इज वेटिंग फॉर यू। तो लास्टली क्या कहना चाहेंगे अब्दुल रहमान के जो बच्चे इस वक्त डिसहार्ट हुए हुए हैं, उनको किस तरह मोटिवेट करनी चाहिए? बस लॉजिकल बात करूंगा, मैं ज्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा इस चीज के ऊपर। इस साल जिन बच्चों ने, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने एमडी कैट क्लियर किया है, वो लोग रिपीटर्स हैं, यानी पिछले साल नाकाम हुए थे, इस साल रिपीट करके वापस आए हैं। ये एक ट्रेंड हमें देखने को मिला है। इफ यू हैव गॉट अ सॉलिड ड्रीम, ठीक है, तो आप अगले साल में इसको आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो और भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उसमें भी अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर अब्दुल रहमान। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।